सभी दर्शकों का प्रतिज्ञा 21 चैनल में हार्दिक स्वागत है। आइए आज इस चैनल के माध्यम से इंग्लिश विषय के अंतर्गत ईडियम एंड फ्रेजेस के बारे में अध्ययन करेंगे। कुछ चुनिंदा ईडियम्स लाए हैं आज, उनको आप देखिए, परीक्षा में काफ़ी उपयोगी होंगे ऐसी मुझे आशा है। तो आइए देखते हैं। आज का जो विषय है हमारा वो है इंग्लिश, और इंग्लिश में इडियम्स एंड फ्रेजेस, इनको देखना है आज। कायदे से हिंदी में अगर ये समझें तो क्या है, ये मुहावरे ही तो है। अगर दूसरी भाषा में हिंदी से तुलना करें अंग्रेजी के अलावा तो क्या है, ये मुहावरे ही। जैसे अब हम लेते हैं पहला, कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर का मतलब है पारस्परिक या आपसी वैमनस्य। पारस्परिक या आपसी वैमनस्य यानी विचारों का मेल न होना, यानी इसका मतलब क्या है, कोल्ड वॉर। अब ये इंग्लिश में इसका मतलब तो आपको समझ में आ गया, हिंदी में ये है। अब कहीं स्थिति ये भी हो जाए कि भाई इसको वाक्य में यूज़ करना हो तो मैं आपको बताता हूँ, कोल्ड वॉर बिटवीन any two countries is harmful to both. Cold war between any two countries is harmful to both. किन्हीं दो देशों के बीच में अगर आपसी वैमनस्यता है तो वो कहीं ना कहीं नुकसान करेगा दो देशों के। तो इसका जो प्रयोग है वो इस तरह से होना है, और वही इसका जो मीनिंग है वो ये है। तो ऐसा नहीं है कि प्रत्येक का हम वाक्य में प्रयोग करेंगे, कुछ आप समझिए और उसको करना, ये स्वयं आपकी भी जिम्मेदारी है। दूसरा है डच करेज। ये इसका मतलब क्या है डच करेज का, नशे की हालत में पैदा हुआ दुस्साहस। लो जी, शब्द है दुस्साहस। एक तो साहस होता है किसी अच्छे कार्य के लिए किया गया प्रयास, साहस हो गया, लेकिन यहाँ शब्द क्या है, दुस्साहस। तो डच करेज का मतलब नशे की हालत में पैदा हुआ दुस्साहस, यानी जो नहीं करना था वो करना, तो इसको बोलते हैं डच करेज। इसके बाद तीसरा लिया है फेयर प्ले। फेयर प्ले का मतलब है ईमानदारी, ईमानदारी का व्यवहार, ईमानदारी का व्यवहार। अब इसका वाक्य में प्रयोग करें तो आई बिलीव इन फेयर प्ले, आई बिलीव इन फेयर प्ले इन ऑल माई बिजनेस डीलिंग। तो यहां पर ये यूज हो गया, आई बिलीव इन फेयर प्ले यानी इन ऑल माई बिजनेस डीलिंग, जितनी भी मेरे व्यापारिक डीलिंग होती है उनमें ईमानदारी का व्यवहार में विश्वास रखता हूँ। तो इस तरह से आप इसका वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन आज जो है सबसे ज़्यादा मुख्य बात है कि पहले इनका मीनिंग समझें। पहले तो मीनिंग ही समझ में आ जाए, फिर वाक्य में प्रयोग करना सीखेंगे। अगर ट्रांसलेशन आता है तो वाक्य में आसानी से प्रयोग हो जाएगा, लेकिन मीनिंग तो पता होना चाहिए। तो ये बात करते हैं इसके आगे की, और कौन कौन से हैं।
अगला चौथे नंबर पे लिया है ऑफेंसी प्राइस। इसका मतलब है बहुत ऊंची कीमत। ऑफेंसी प्राइस का मतलब है बहुत ऊंची कीमत। पांचवा है द इन्स एंड आउट। इसका मतलब है किसी बात या व्यवसाय की पूर्ण जानकारी। कोई भी घटना हो या व्यवसाय हो, उसकी पूर्ण जानकारी के लिए क्या यूज करते हैं? द इन्स एंड आउट्स। ऑफेंसिव प्राइस का मतलब क्या हुआ? बहुत ऊंची कीमत। अगला दिया हुआ है हैंड एंड ग्लोव। हैंड एंड ग्लोव इसका मतलब है बहुत घनिष्ठ मित्रता। हैंड एंड ग्लोव का मतलब क्या है? बहुत घनिष्ठ मित्रता। अब सातवां नंबर अ फ्री लांस, एक स्वतंत्र पत्रकार, ठीक है, जिसका कोई भी दल या पार्टी से संबंध नहीं है, राजनीतिक पार्टी से। आठवां नंबर है अ बिग गन। इसका मतलब क्या है? एक महत्वपूर्ण, बिग गन का मतलब है एक महत्वपूर्ण व्यक्ति, या इसको कह सकते हैं पदाधिकारी। एक महत्वपूर्ण व्यक्ति या पदाधिकारी। अगला 9वें नंबर का लिया है विद ओपन आर्म्स। विद ओपन आर्म्स इसका मतलब है किसी से पूरे जोश या उत्साह से मिलना क्या कहलाता है? विद ओपन आर्म्स। एक दो बार अगर केवल पढ़ ही लिया जाए तो याद हो जाएंगे, और अगर वाक्य में प्रयोग कर लिया तो परमानेंट पक्का दिमाग में ये बैठ जाएंगे। बस शुरुआत होनी चाहिए। तो विद ओपन एंड आर्म्स क्या है? किसी से पूरे जोश के साथ मिलना। तो अब तक हमने चर्चा की 9 इडियम एंड फ्रेजेज। अब इस क्रम में आगे और देखते हैं 10वां नंबर का आउट ऑफ डेट। डेली यूज करते हैं, ये तो लगभग डेली सा ही इसका प्रयोग होता है। आउट ऑफ डेट यानी चलन से बाहर, यानी कोई रिवाज हो, कोई वस्तु हो, और अगर वो चलन से बाहर है तो क्या कहेंगे उसको? आउट ऑफ डेट। शुरुआत किया जाए छोटे छोटे कदमों से। यात्रा जो लंबी है वो आसान हो जाएगी तब जब चलना शुरू होगा। इंग्लिश जिस पेपर में आएगी, चाहे परीक्षा में कोई सा भी आप कंपटीशन दे रहे हो, अगर उसमें इंग्लिश सिलेबस में है तो आपका सामना जरूर होगा कहीं ना कहीं इडियम एंड फ्रेज से। तो इसके लिए ये इंग्लिश रूपी हथियार है, इसको भी पहना के तैयार रखिए। परीक्षा के वक्त इसका उपयोग होगा।
अनेक सब्जेक्ट हैं, हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, गणित भी है, रीजनिंग भी है, मैथ भी है ना, और उसके अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पता नहीं कितने। तो एक सैनिक पूरी तैयारी के साथ चलता है, और आप भी सैनिक से कम तो है नहीं। तो तैयारी करिए, और ये इंग्लिश रूपी जो हथियार है इसको भी पहना के रखिए बढ़िया। और जब बढ़िया तरीके से रखेंगे तो जब प्रयोग करेंगे तो परिणाम भी बढ़िया देंगे। तो इसी क्रम में मेरा कोई ना कोई क्लास में इंग्लिश से जुड़ा हुआ टॉपिक ज़रूर होता है। आज के दिन जो चुना है हमने टॉपिक, वो क्या चुना है? इडियम एंड फ्रेज। तो बहुत कम है, लेकिन ज़्यादा नहीं लिए हैं मैंने, कम ही लिए, लेकिन उसे याद करना है आपको। आउट ऑफ डेट, चलन से बाहर। अब आता है 11वें नंबर का, वो है ऑफ एंड ऑन। इसका मतलब है कभी कभी, है ना। इसका मतलब ऑफ एंड ऑन का मतलब है कभी कभी। अगला बाय एंड बाय, इसका मतलब क्या है? धीरे धीरे। ऑफ एंड ऑन, कभी कभी, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। बाय एंड बाय, धीरे धीरे, धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले। याद कर लो इनको। बाय एंड बाय का मतलब धीरे धीरे, ऑफ एंड ऑन का मतलब क्या है? कभी कभी। करना तो पड़ेगा ना, हर सब्जेक्ट को खिलौना बना लो और उससे खेलना शुरू कर दो तो जीत जाओगे, क्योंकि ये सारे सब्जेक्ट बहुत मेहनत मांगते हैं। और इन पर विजय पाने के लिए इनको हम सफ़र बनाना पड़ेगा, क्योंकि यात्रा लंबी है। और यात्रा को अगर छोटी करना है तो बढ़िया इनको साथी बना के चलेंगे, है ना। तो कौन सा हुआ? बाय एंड बाय, धीरे धीरे। और 13 नंबर पर कौन सा है? एट लार्ज। एट लार्ज का मतलब है छूटा हुआ या भागा हुआ, यानी कैदी के संदर्भ में ही इसका प्रयोग ज़्यादातर करेंगे, अधिकांशतः छूटा हुआ या भागा हुआ, एट लार्ज। 14 नंबर का लेते हैं, यह है फार एंड वाइड। फार एंड वाइड, इसका मतलब क्या है? दूर दूर तक, दूर दूर तक। फार एंड वाइड, दूर दूर तक। एट लार्ज का मतलब छूटा हुआ या भागा हुआ। बाय एंड बाय, धीरे धीरे। ऑफ एंड ऑन, कभी कभी। और आउट ऑफ डेटेड, चलन से बाहर। अगला 15 नंबर का देखते हैं हम। बाय ऑल मीन्स। बाय ऑल मीन्स, इसका मतलब है हर प्रकार से, हर प्रकार से। अब इनके मतलब तो याद हो परीक्षा में, अब इनका भी तो नंबर हो, रिवीजन ही करना है, इनको भी याद कर लेते। और 16 नंबर का आता है ओवियर एंड टीयर। इसका मतलब है टूट फूट। इसका मतलब क्या है? टूट फूट, वियर एंड टीयर। अब ये जो हम चर्चा कर रहे हैं इनकी, इन्हें याद कर लेने से कुछ तो आपकी बैलेंस में वृद्धि होगी। इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं, यानी इंग्लिश की वोकैबुलरी है, उसमें वृद्धि हो जाएगी।
और आपको एक टॉपिक मिला कि भाई आज हमको ये तैयार करना है। इसके आगे देखते हैं। ऑल इन ऑल। ऑल इन ऑल का मतलब है सर्वे सर्वा या कहे मालिक। जो मुखिया होता है, अब मान लीजिए कॉलेज है, स्कूल है, प्रिंसिपल क्या है? ऑल इन ऑल है। तो उस पर प्रयोग कर सकते हैं। किसका प्रयोग? ऑल इन ऑल, सर्वे सर्वा। दूसरा है पार्ट एंड पार्सल। पार्ट एंड पार्सल का मतलब है अभिन्न अंग। पार्ट एंड पार्सल का मतलब है अभिन्न अंग, यानी जिसके बिना बात बनेगी ही नहीं, उसको कहते हैं। जो हिस्सा हो उसका अलग ना करना, भला अलग कर ही ना पाए, उसी को तो कहेंगे अभिन्न अंग। दूसरा है किथ एंड किन। इसका मतलब है सगे संबंधी। क्या है इसका मतलब? सगे संबंधी। नेक्स्ट है टू एंड फ्रो। इसका मतलब क्या हुआ? इधर उधर, इधर उधर। टू एंड फ्रो का मतलब क्या है? इधर उधर। जैसे घड़ी होती है ना पेंडुलम वाली, घूमती है इधर उधर। एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा, तो इधर उधर, टू एंड फ्रो। अगला है अप्स एंड डाउन्स। इसका मतलब है उतार चढ़ाव। हर एक की जिंदगी में उतार चढ़ाव आता ही रहता है, जिंदगी का नाम ही है। जिंदगी का नाम ये नहीं है कि सीधे चलो नो। जिंदगी का मतलब है कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। हर आदमी चाहता है आनंद। आनंद और खुशी के पीछे दौड़ रहा है। क्या चाहिए उसको? आनंद। सबको चाहिए खुशी। फिर दुख कहाँ से प्रकट हो जाता है? यही तो विडंबना है जीवन की। जीवन की विडंबना ये है कि हमारी चाह क्या है? खुशी, आनंद। हर एक व्यक्ति हर एक चीज में आनंद ढूंढ रहा है, और आनंद और खुशी पाते पाते जिंदगी के अंतिम मोड़ पर पहुंच जाता है। और फिर उससे पूछो कान में जाकर, हाँ भाई आनंद मिला, खुशी मिली? बोला नहीं यार, मजा नहीं आया, अभी कुछ रह गया। कितनी बड़ी विडंबना है। खुशी की चाह में मैंने उठाए रंज बड़े। खुशी की चाह में मैंने उठाए रंज बड़े। मेरा नसीब है कि तुम। ये गाना था इसी तरह का, लेकिन बात यही है, मर गया आदमी। खुशी खुशी, आनंद आनंद, और आनंद मिल नहीं रहा है। ढूंढ रहा है पैसे में आनंद, कभी ढूंढ रहा है काम में आनंद। भाई इतना कमा लूँगा, इतना रख लूँगा, उसके बाद आनंद से सोऊंगा, मस्ती से। पूरी जिंदगी पैसा कमा रहा है, और फिर जब इकट्ठा कर लिया फिर हो गया बूढ़ा, कमाते कमाते शरीर गया तक। और वो जो सारा पैसा कमाया है ना, वो काय में जाएगा?
छोटी छोटी गोलियां दवाइयों में, है ना, और वो छोटी छोटी सी सिरप, वो भी पूरी ज़िंदगी कमाया और सारा पैसा फिर लास्ट में जो शरीर लगा था पैसा कमाने में, वो शरीर को रुग्ण जब देखता है तो उसको ठीक करने की एक नाकाम कोशिश होती है और सारा पैसा फिर लग जाता है। बाद में बैलेंस वैलिडिटी 0, सब कुछ यहीं छोड़ के जाना है और फिर कितना दिमाग खराब करता है आदमी। अब हम लोग तैयारी कर रहे हैं नौकरी के लिए, रात दिन एक कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, हर सब्जेक्ट पर पूरा फोकस है, दिन रात ये इंग्लिश, हिंदी, मैथ सब पढ़ना हमें। और फिर क्या होता है, नौकरी मिलने के बाद फिर नई टेंशन। जब जिसको नौकरी मिल जाए तो पूछा मज़े आ रहे हैं, मज़ा वजह कुछ नहीं आ रहा, बहुत काम है, प्रेशर बहुत। फिर क्या कर रहे हैं, वो नौकरी बचा रहे हैं क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है। अभी टेंशन है नौकरी मिलने की, अभी तक नौकरी मिली नहीं है, गवर्नमेंट जॉब मिली नहीं है, और फिर जब मिल जाए तो उस वर्क से संतुष्ट नहीं। फिर जो सेटिस्फैक्शन का जो लेवल है वो क्या है, ढूंढना तो पहले वही चाहिए ना, लेवल क्या है, संतुष्टि कहाँ मिलेगी, वो लेवल क्या है। नौकरी मिल गई, जब तक नहीं थी बहुत परेशान भाई, बहुत नौकरी मिलनी चाहिए, और जब मिल गई अब भी मज़ा नहीं आ रहा क्योंकि बहुत प्रेशर है, काम का लोड है, मिलना जुलना हो नहीं पा रहा, किसी से मुलाकात नहीं हो पा रही, बहुत प्रेशर है, नौकरी बचाइए। तो ये जो सेटिस्फैक्शन का जो लेवल है वो ढूंढना है कि वो कहाँ पर है, क्योंकि मृग मरीचिका की भांति हम लोग भागे जा रहे हैं, और हम ही क्या, हमसे पहले की पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी यही करेंगे। ऐसा कोई समय नहीं था जब व्यक्ति सुखी था, कोई ऐसा समय नहीं, ना कोई कलयुग है, ना कोई सतयुग है, ना कोई और युग है। कहते हैं कलयुग चल रहा है, तो भाई प्राचीन काल में कौन से बढ़िया लोग थे, आप चले जाइए देख लीजिए उठा के। युद्ध कब नहीं हुआ, महाभारत का युद्ध हुआ। अब जब युद्ध हो रहा है तो लोग बढ़िया कहाँ से आ गए भाई, अगर बहुत बढ़िया है, सब कुछ व्यवस्था, लोग बढ़िया थे, तो फिर युद्ध क्यों हुआ। अगर करप्शन नहीं था, है ना, स्त्रियों के प्रति बहुत ज़्यादा सम्मान था, तो फिर रावण कहाँ से आ गया। अरे विचार करें तो यही पता चलेगा ना, सब समय ऐसा कोई समय नहीं था, आदमी ऐसा ही था, शुरू से था, अब भी ऐसा ही। जीतेगा कौन, जीतेगा वही जो अपने लक्ष्य पर चलता रहे, लक्ष्य बना के चलता रहे, और जो चल रहा है जिस मार्ग पर वो मार्ग न छोड़े। अगर मार्ग छोड़ दिया, कोई दूसरा रास्ता अपना लिया, तो मुश्किल आ जानी है। ऐसा कोई समय नहीं। अरे सरकार पुलिस की भर्ती करती है, ठीक है, और अक्सर करती रहती है, हमारे व्यवस्था में शामिल है। तो चोर हैं तभी तो पुलिस है। अगर समाज में करप्शन ना हो, यानी चोरी ना हो, करप्शन का एक हिस्सा चोरी भी है, चोर ना है तो पुलिस की क्या जरूरत है। इसका मतलब है कि समाज में चोर हैं तभी तो पुलिस की जरूरत है। दूसरा, हर विद्यालय में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो गया हो, पढ़ा हो और उसको नैतिकता, ईमानदारी का पाठ ना पढ़ाया गया हो, सभी को पढ़ाया गया। फिर वो लोग कहाँ से आ रहे हैं जो करप्शन करते हैं, वो वैरायटी कहाँ से आती है। फिर वो लोग चोर कैसे बन जाते हैं। देश की सेवा करते करते वो देश को ही खाना शुरू कर देते हैं, लोगों की समस्याओं का समाधान तो नहीं करते, लोगों पर जुल्म करना शुरू कर देते हैं। वो फिर कहाँ से आते हैं। ये 2-3 प्रश्न हैं जीवन में जो आपको घेरे रहेंगे, और फिर उनके लिए आपको जूझना पड़ेगा, क्योंकि समाज में रह रहे हैं, आपको इसी समाज से काम है। बहुत सारे प्रश्न हैं। तो अभी जॉब लें, उसके बाद समाज में जब प्रवेश करेंगे देश की सेवा के लिए, फिर आपको तरह तरह के चैलेंजेस मिलेंगे, और तब ज़रूरत होगी कि आप कितने सुदृढ़
दिमाग के हैं। चलिए देखते हैं अगला, अप्स एंड डाउन्स, उतार चढ़ाव। उसके बाद है अब बॉसम फ्रेंड। बॉसम फ्रेंड का मतलब है पक्का मित्र। कितने हो गए? ऑल इन ऑल, पार्ट एंड पार्सल, इसका मतलब अभिनंग, किथ एंड किन सगे संबंधी, टू एंड फ्रो इधर उधर, अप्स एंड डाउन्स उतार चढ़ाव, और बॉसम फ्रेंड का मतलब पक्का मित्र। अब इसके आगे अलेम एक्सक्यूज, इसका मतलब है अलेम एक्सक्यूज का मतलब है झूठा बहाना। बहाना का मतलब ही झूठा होता है, किसी काम के लिए झूठा बहाना बनाना, ये क्या है? लेम एक्सक्यूज, अ लेम एक्सक्यूज। अब उसके बाद अगला है एट द 11th आवर। एट द 11th आवर इसका मतलब है अंतिम समय पर। अंतिम समय पर भगवान याद आ जाते हैं, यानी एट द 11th आवर, अंतिम समय पर। फिर कहता है बचाओ भगवान, और पूरे जीवन भर भगवान से विरक्त, भगवान को ही क्या गोल गोल घुमाता रहा। क्या था ये? लेम एक्सक्यूज, झूठा बहाना। अगला दिया हुआ है फॉर द सेक ऑफ, किसी के लिए, किसी के लिए। फॉर द सेक ऑफ का मतलब है किसी के लिए। अगला है गेट रिड ऑफ, इसका मतलब है छुटकारा पाना। गेट रिड ऑफ का मतलब छुटकारा पाना। आज ये सारे याद कर लो, और ऐसा नहीं है इसमें इंपॉर्टेंट ना हो, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला दिया हुआ है इन वेन। इन वेन का मतलब है व्यर्थ, बेकार भी कह सकते हैं। नेक्स्ट मैडन स्पीच। मैडन स्पीच का मतलब है प्रथम भाषण। लायंस शेयर। लायंस शेयर का मतलब क्या है? सबसे बड़ा भाग। पहले अगर ये याद ही हो जाए, फिर वाक्य में प्रयोग करना सीख लिए जाए, तो पक्के मजबूत हो गए। अब आगे at 6 and 7, इसका मतलब है तितर वितर। कोई इधर गिरा, कोई उधर गिरा। तितर वितर होना है ना। तितर वितर होना का मतलब at 6 and 7। इस मुहावरे का मतलब क्या है? इस इडियम का मतलब यह है तितर वितर होना। अगला है इन क्वेस्ट ऑफ, खोज में। नेक्स्ट अ ब्लैक शीप। ब्लैक शीप बदनाम आदमी। बदनाम है कोई, गुमनाम है कोई, कौन है वो
किसको खबर अनजान है कोई। ब्लैक शिप का मतलब क्या है? बदनाम आदमी। हर मोहल्ले में कोई ना कोई ऐसा मिलता ही है। इन क्वेस्ट ऑफ खोज एट 6 and 7 तितर बितर होना। अगला है अ रेड लेटर डे। रेड लेटर डे का मतलब क्या है? अति महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण अवसर। जैसे 15 अगस्त इज अ रेड लेटर डे ऑफ इंडिया, क्योंकि 15 अगस्त भारत का अति महत्वपूर्ण अवसर है। अगली बात करते हैं ना भाई, बैग एंड बैगेज। बैग एंड बैगेज इसका मतलब क्या है? बोरिया बिस्तर सहित, बोरिया बिस्तर सहित, ठीक है। बैग एंड बैगेज, बोरिया बिस्तर सहित। वाक्य में और प्रयोग करिएगा आप, क्योंकि इतना तो मैंने बता दिया है कि कैसे होना है, तो ये पक्का याद हो जाएंगे। अगला है बाई हुक और बाई क्रुक। इसका मतलब है किसी भी तरह। क्या हुआ? एट 6 and 7 तितर बितर, इन क्वेस्ट ऑफ खोज में, अ ब्लैक शिप बदनाम आदमी, अ रेड लेटर डे अति महत्वपूर्ण अवसर, बैग एंड बैगेज बोरिया बिस्तर सहित। जब आंधी आती है तो आदमी बोरिया बिस्तर सहित भाग जाता है। कहाँ से? छत से। बाई हुक और बाई क्रुक, किसी भी तरह, यानी कोई काम करना है तो किसी भी तरह। अगला है भाई, इनके जो मीनिंग है। आज मेरा उद्देश्य सिर्फ यही था कि हम जितने इडियम्स हैं उनका वाकई हिंदी में क्या मीनिंग है यह समझें और फिर याद करें। उसके बाद हिंदी के बाद फिर इंग्लिश में उसका क्या मीनिंग है यह भी समझें। अब एक साथ अगर सारी चीज़ें बताई जाए, मीनिंग पहले तो इंग्लिश का मीनिंग इंग्लिश में, फिर उसका हिंदी में, फिर उसका वाक्य में प्रयोग, दिमाग में बैठेगा ही नहीं। पहले क्या करना है? मीनिंग समझो भाई। फिर एक दिन क्या है, या तो आप खुद ही कर लो या मेरे द्वारा हो जाएगा, तो वाक्य में प्रयोग, फिर इंग्लिश में उसको मीनिंग समझना। आराम से समझ लीजिए और तैयार हो जाएगा। अगला है एन एप्पल डिस्कॉर्ड। क्या है? झगड़े की जड़। एन एप्पल डिस्कॉर्ड को क्या कहेंगे? झगड़े की जड़। और एक और देखते हैं, अ वाइट एलिफेंट। वाइट एलिफेंट, अ वाइट एलिफेंट, इसका मतलब क्या है? कीमती किंतु व्यर्थ चीज़। तो भाई बहुत महंगी है लेकिन व्यर्थ है, तो उसको बोलेंगे क्या? वाइट एलिफेंट। जैसे उदाहरण के लिए, भारतीय पुरुष और विदेशी महिला से शादी कर ले तो वो महिला भारत के जो परिवार में आएगी क्या होगी? यही होगी अ वाइट एलिफेंट। कारण क्योंकि यहाँ की परंपरा रीति रिवाज से तो वो परिचित है नहीं, तो बड़ा मुश्किल होगा उसको, यानी बेशकीमती चीज़ विदेश से लाए भैया, और परिवार में एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा है ना। कहाँ कुछ सुन रही है, कुछ बना रही है कुछ, और फिर एडजस्टमेंट होना बहुत मुश्किल होता है, लंबा टाइम लगेगा। तो उस सेंस में अगर चाहें तो आप इसका प्रयोग करेंगे तो सही है। तो आज
मेरे द्वारा जितने भी हुए, ऊपर वाले ने जितने करवाए हम दोनों के बीच में, तो उतना हो गया भाई कि इतने इडियम्स हैं, आज याद कर लीजिए। कल ईश्वर कोई और मौका देगा तो किसी और टॉपिक पर चर्चा होगी, किसी और विषय के साथ चर्चा होगी। तब तक के लिए मेरा तो बस यही कहना है, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अध्ययन में रत रहें। धन्यवाद।